बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसका पहला टॉपिक 18.1 एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग डालेंगे कि एटम होता क्या है। स्टूडेंट, एटम एक ग्रीक वर्ड है जो ओटमोस से निकला है और ओटमोस का मतलब इनडिविजिबल। अब इनडिविजिबल का मतलब ये होता है उर्दू के अंदर कि जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते। स्टूडेंट, अब मैंने ये लिख रखा है कि एटम एक ग्रीक वर्ड है जो ओटमोस से निकला है और ओटमोस से मुराद इनडिविजिबल। अब आप इसकी एग्जाम में डेफिनेशन लिखकर ये आएंगे कि एटम किसी मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, उन्हें हम एटम का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर सुन लें, एटम किसी मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, उन्हें हम नाम देंगे एटम का। तो मैंने डेफिनेशन में ये लिख रखा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो आप लिख लें आगे विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब ये है कि एटम किसी मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, उन्हें हम एटम का नाम देंगे। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट, ठीक है, कि एटम का जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रीक फिलोसोफर डाइमोक्राइटस ने 585 में दिया था। ठीक है, दोबारा सुने कि एटम का जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रीक फिलोसोफर डाइमोक्राइटस ने 585 में दिया था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो एटम की डेफिनेशन थी वो ये थी कि कायनात में मौजूद तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और वो जो छोटा पार्टिकल होता है उन्हें हम एटम का नाम देंगे। तो मैंने डेफिनेशन में ये लिख रखा है कि ही पोस्टुलेटेड दैट ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। मतलब ये है कि कायनात में मौजूद तमाम पार्टिकल, तमाम मादे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम एटम का नाम देंगे। स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर सुने कि कायनात में मौजूद तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम एटम का नाम देंगे। अब हम एटम के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ एटम। स्टूडेंट, एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट्स होता है और दूसरा होता है ऑर्बिटल पार्ट्स। अब न्यूक्लियर पार्ट्स एटम का सेंट्रल पार्ट होता है या इनर पार्ट्स होता है। अब जो ऑर्बिटल पार्ट होता है ये हमारे पास आउटर पार्ट ऑफ एटम होता है। तो मैंने यही लिख रखा है द इनर पार्ट्स या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एन एटम इज नाउन एज न्यूक्लियर पार्ट्स। ठीक है, पहला बुलेट पॉइंट। और दूसरा बुलेट पॉइंट में मैंने ये लिखा द आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि एटम का जो आउटर पार्ट होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट पर मुश्तमिल होता है और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। आप स्ट्रक्चर लिखें, डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। दरमियान में या सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मैंने न्यूक्लियस बना रखा है दरमियान में। अब स्टूडेंट, इस न्यूक्लियस के अराउंड ब्लैक कलर के मैंने सर्कल बना रखे हैं, तो ये आ गया सर्कल या इसके ऑर्बिट आ गए। अब न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। स्टूडेंट, जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुन लें कि जो हमारे पास एटम होते हैं दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट्स और दूसरा स्टूडेंट होता है ऑर्बिटल पार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर आप इस तरह से ड्रा करेंगे। जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट होगा एटम का वो न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में मौजूद स्टूडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के
अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। स्टूडेंट दोबारा सुन ले कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टूडेंट नोट, पहला बच्चों एमसीक्यूज, रेडियस ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। जो एटम का रेडियस होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। दोबारा सुने, एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। दूसरा बच्चों एमसीक्यूज के रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर। जो एटम के न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो होता है 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर होता है। स्टूडेंट ये रेंज के अंदर है, ठीक है, 10⁻14 टू 10⁻15। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो ऑप्शन में अगर 10⁻14 दे रखा होगा तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर स्टूडेंट एग्जैक्ट दे रखा होगा 10⁻15 तो आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर दोनों दे रखे होंगे तो दरमियान में बच्चों बहुत कभी ऑप्शन होगा तो आपने उस पर टिक करना है। अब स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर पार्ट, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसी वजह से प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिख रखा है या शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने यही लिख रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल बट प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो न्यूक्लियस कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लें। अब स्टूडेंट इस होल एटम पर कौन सा चार्ज होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस होल एटम पर कौन सा चार्ज होगा। स्टूडेंट न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो होल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। होल एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो मैंने यही लिख रखा है आगे कि एटम इज द न्यूट्रल बिकॉज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो आगे आपने लिखना है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो एटम्स एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा या बनेगा, ठीक है, ये आपने लिखना है आगे। अब थोड़ी सी डिस्कवरी को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले डिस्कवरी तो स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, e⁻⁻⁴ सही हो गया। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो थी वो जेम्स चैडविक ने की थी और वो जो सन था 1932, एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा एमसीक्यू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई के ऊपर माइनस, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए मैंने e⁻⁻ लिख रखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की थी और वो जो सन था स्टूडेंट 1897 में था। अब थर्ड जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने की थी और इसकी जो डिस्कवरी थी 1917 में हुई थी। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख के आएंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम
विच इज़ कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब ये है कि किसी एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो एटम का स्मॉलेस्ट रीजन में कंसंट्रेटेड हो, तो उसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। दोबारा सुने कि किसी एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी एटम के स्मॉलेस्ट रीजन में कंसंट्रेटेड हो, उसे हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द न्यूक्लियस इज अबाउट 10,000 टाइम स्मॉलर देन एटम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो 10,000 टाइम स्मॉल होता है एक एटम से। ठीक है, आप देख लें कि न्यूक्लियस जो होता है वो कितना छोटा होता है, 10,000 टाइम स्मॉल होता है एक एटम से। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बच्चों हम न्यूक्लियस को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज न्यूक्लियॉन्स। तो मैंने डेफिनेशन में भी यही लिख रखा है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज न्यूक्लियॉन्स, कि हम प्रोटॉन का सम और न्यूट्रॉन के सम को हम नाम देंगे न्यूक्लियॉन्स का। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको एफएससी में भी काम देंगे। ठीक है, पहला बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 10⁻³ kg। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 10⁻⁻19 कॉलम हो गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू, आपने बच्चों पूरी वैल्यू याद रखनी है, 1.6726 10⁻⁻27 kg, और ये होल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 1 AMU। AMU से मुराद है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता ये है कि 1.6749 10⁻⁻27 kg इज इक्वल टू 1 AMU। तो आपने बच्चों ये दोनों वैल्यू पूरी याद करनी, एक ये और एक ये। इसका मैं आगे एमसीक्यूज बनाऊंगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज बन सकता है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो यही लिखा है न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। सही है। अब एमसीक्यूज क्या बनता है उसको देखना है। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, अब आपने एक और गौर करनी है, वो ये है कि यहाँ पे 6726 है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है 1.6726 है। अब स्टूडेंट मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस पे आपने गौर करनी है 1.6749, ये है 726 और ये है 749। तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर होगा मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो मैं यही लिखता हूँ स्टूडेंट, एमसीक्यूज है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले ब्लैक से लिख देता हूँ कि बच्चों मास ऑफ, ठीक है, चले मैं लिख देता हूँ मास ऑफ बच्चों मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है 749 और ये है 729, तो ये ग्रेटर होगा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर बच्चों कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने लिखना पूरा, वो ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और स्टूडेंट ये ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट।
अब स्टूडेंट, एटम्स को हम इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं करते, बल्कि एटम को हम प्रोटॉन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले, एटम्स को हम कभी भी इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं करते कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको डिफाइन कर देंगे। नहीं स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता चल जाएगा तो उस एटम की हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि ये फला एटम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कंसेप्ट मजीद अच्छे से आगे समझेंगे। अब स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन, आप ये लिख लें कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये है कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एटॉमिक सैंपल को, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक सैंपल होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी अपर स्क्रिप्ट होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए से मुराद एटॉमिक मास नंबर होता है, और एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। इसी तरह स्टूडेंट जो लोअर स्क्रिप्ट होती है वो हमारी एटॉमिक नंबर होती है, जिसको हम स्टूडेंट जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जस्ट प्रोटॉन होता है। दोबारा सुने, एटॉमिक मास नंबर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और एटॉमिक नंबर जस्ट प्रोटॉन पर मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एटॉमिक मास नंबर को डिफाइन करते हैं, जो कि पेपर की वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज एटॉमिक मास। तो ये सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो इसे हम एटॉमिक मास नंबर का नाम देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिख लें कि ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस बच्चों इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नाउन एज एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि किसी एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को हम क्या नाम देंगे, नंबर, एटॉमिक नंबर का नाम देंगे, जिसको हम बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन नंबर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए टू जी। अब टू से मुराद आप नेगेटिव ले लें कि ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है कि ए टू जी इज इक्वल टू एन। अब टू से मुराद नेगेटिव। ठीक है, ए माइनस सी इज इक्वल टू एन। स्टूडेंट अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम। तो आपने बच्चों फार्मूला याद करना है, C12 अपर स्क्रिप्ट में और C12 इंटू 6। स्टूडेंट अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपर सबस्क्रिप्ट अपर के साथ, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। ठीक है, लोअर स्क्रिप्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी, और जी इसके बराबर है 6। अब बच्चों फार्मूला हमारे पास ए माइनस जी विच इज इक्वल टू एन, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैं वैल्यूज़ को पुट करने लगा हूँ, तो 12 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे तो 6। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। नेक्स्ट है स्टूडेंट आयरन का, हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो अपर स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाबाश, ए की वैल्यू आ जाएगी 56, और लोअर स्क्रिप्ट में जी होता है वो होती है स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगी 26,
तो वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, a माइनस सी विच इज़ इक्वल टू n। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 56 माइनस 26 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 30। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आयरन कितने बनेंगे बच्चों, 30 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट नाइट्रोजन का। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 और z की वैल्यू आ जाएगी 7। तो फार्मूला होता है a माइनस सी विच इज़ इक्वल टू n। आप स्टूडेंट वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 15 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। 15 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे और वो होती है 8 के इक्वल। तो स्टूडेंट ये बोर्ड में आ चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नाउन एज आइसोटोप्स। मतलब ये है कि किसी एटम के एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो उन्हें हम आइसोटोप्स का नाम देंगे। अब स्टूडेंट एग्जांपल में आप लिख कर आएंगे कि हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। पहला बच्चों आइसोटोप्स बनेगा H11, फिर दूसरा H21, ठीक है, और H31। इसका तो मतलब पता है ना, एटॉमिक मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, शाबाश 1 है। अब एटॉमिक मास नंबर इसका 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। इसके एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर 3 है। दोबारा सुन लें कि अच्छा स्टूडेंट इसकी एग्जांपल कि हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, के हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होती हैं। पहला आइसोटोप्स H11, इसका मतलब ये है कि इसके पास स्टूडेंट्स जो एटॉमिक मास होगा वो 1 होगा, एटॉमिक नंबर होगा वो भी 1 होगा। एटॉमिक मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक मास 3 है और एटॉमिक नंबर इसका 1 है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट। इससे मुराद ही है जस्ट इसके पास एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, यही बनती है ना कंडीशन है। ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सम किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट जस्ट इसके पास एक ही प्रोटॉन होगा इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, और एटॉमिक नंबर बच्चों आपको पता है कि प्रोटॉन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात और याद रखें, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के अंदर, ठीक है। दोबारा सुने कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर इसका है 2। अब इससे मुराद ये है कि एक तो होगा प्रोटॉन और एक दूसरा होगा न्यूट्रॉन, तो दोनों को सम करेंगे 2 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, और 1 से मुराद आपको पता है प्रोटॉन हो गया, सही हो गया। अब थर्ड है बच्चों 3, ठीक है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, सही है। अब स्टूडेंट गौर से देखना कि प्रोटॉन की तादाद क्या है इसके अंदर, तीनों के अंदर सेम है। यहाँ पे भी प्रोटॉन 1, यहाँ पे भी प्रोटॉन 1 और यहाँ पे भी प्रोटॉन 1, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो 0 है पहले केस में, फिर दूसरे में बच्चों 1 है और तीसरे में न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोटोप्स वो होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ गौर से देखें प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। स्टूडेंट जो पहला आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है उसको हम प्रोटियम का नाम देंगे, जो दूसरा होता है उसको ड्यूट्रियम का नाम देंगे, जो तीसरा आइसोटोप्स होता है उसको हम ट्रीटियम का नाम देंगे। अब स्टूडेंट इसकी एक और आप डेफिनेशन याद कर लें, बल्कि आप लिख ले कि आइसोटोप्स आर द सेम एटॉमिक नंबर, कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो तो आप देख सकते हैं
कि प्रोटॉन 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 तो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो पहले केस में देखें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन नहीं है, फिर बच्चों प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, सही हो गया। फिर तीसरे केस में देखो बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, सही है, डिफरेंट है ना, एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। इसमें 1 है 0 है, इसमें 1 1 है, तीसरे में देखो स्टूडेंट 1 2 है। तो डियर स्टूडेंट ये थी आज की डिस्कशन, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी लिंक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।